गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पर मॉड्यूल बी चैप्टर 16 को स्टार्ट कर रहे हैं गाइज। हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज़ के सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। सिक्योरिटाइजेशन आपके चैप्टर का नाम है। जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम गरिमा है। मैं आपको RBWM पढ़ा रही हूँ फॉर जैब एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है गाइज तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी कॉन्सेप्ट का बना हुआ, वहाँ पे जा करके आप कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ को ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। जाइए कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट को देखिए। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ के सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट डज सिक्योरिटाइजेशन मीन? सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ द लोन ओवर ड्यू। Option B, pulling individuals' loan and selling as a package. Option C, trading in securities and other market instrument. Option D, issuing new securities for a bank to raise money for lending. तो सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब होता है ये पहले भी मैंने आपको बताया है। सिक्योरिटाइजेशन में हम क्या करते हैं? पूलिंग करते हैं जितने भी इंडिविजुअल लोन्स होते हैं एंड देन उसको सेल करते हैं एज अ पैकेज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर्स और थर्ड पार्टी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपके एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड किए हुए हैं, आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। द पूल डेट आर सोल्ड एज अ सिक्योरिटी टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स। ठीक है, चलिए। सिक्योरिटाइजेशन कैन बी इफेक्टेड फॉर, किसके लिए इफेक्टेड होता है सिक्योरिटाइजेशन? स्टैंडर्ड एसेट्स ओनली, स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड एसेट्स, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो दोनों के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए भी करते हैं एंड स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड एसेट्स दोनों के लिए करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप एक्सप्लेनेशंस को गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RBI हैज सिंस रिवाइज्ड रिड्यूस्ड मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर सिक्योरिटाइजेशन। अब आप जानते हैं कि RBI ने रिड्यूस किया है, रिवाइज किया है आपके MHP को, यानी मिनिमम होल्डिंग पीरियड को सिक्योरिटाइजेशन के लिए। तो पहले कितना मंथ था, अब कितना मंथ कर दिया गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, फ्रॉम 12 मंथ टू 6 मंथ, फ्रॉम 12 मंथ्स टू 9 मंथ, फ्रॉम 24 मंथ्स टू 12 मंथ्स, नो चेंज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम 12 मंथ से रिवाइज करके रिड्यूस कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है मिनिमम होल्डिंग पीरियड? 6 मंथ कर दिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशंस भी दिया है गाइस, यू कैन गो थ्रू दैट एक्सप्लेनेशन एज वेल। चलिए अब बात करते हैं NARCL के बारे में। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैज़ बिन सेटअप बाय, किसके द्वारा इसको NARCL को सेटअप किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय बैंक, स्टेट गवर्नमेंट और नन ऑफ द अबव। तो NARCL को किसके द्वारा सेटअप किया जाता है? बाय बैंक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे NARCL को किसके द्वारा सेटअप किया जाता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ताकि वो मैनेज और रिजॉल्व करे जितने भी बैड लोन्स है उसको इफेक्टिवली। चलिए, व्हाट डज द टर्म ऑब्लाइजर रिफर टू इन सिक्योरिटाइजेशन? तो हमने टर्म्स 4 टर्म्स पढ़े थे इसमें, है ना। ऑरिजिनेटर था, ऑब्लाइजर था, स्पेशल पर्पस व्हीकल थे। तो इसमें आपको बताना था कि ऑब्लाइजर कौन होता है। स्पॉन्सर भी पढ़ा था। तो ऑब्लाइजर, द पर्सन हु पेज द देव, the person that originates the loan, the special purpose vehicle और the investors who buy securities। तो वो पर्सन जो डेट को पे करता है उसे हम ऑब्लाइजर कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? ऑब्लाइजर होता है, ये वो है जो डेट को पे करता है। ठीक है, ऑरिजिनेटर कौन होता है? जो ऑब्लाइजर को यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? ये एक लीगल एंटिटी होता है जो बैंक्स को बचाता है फ्रॉम द फाइनेंशियल रिस्क। और स्पॉन्सर का काम क्या होता है? तो स्पॉन्सर का काम होता है ये मेक श्योर करना मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाया है वो प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर का काम होता है। स्पॉन्सर्स कोई भी हो सकता है, आपका बैंक भी हो सकता है। तो ये चारों चीज़ों मैंने पढ़ाया था ना आपको। चलिए आगे चलिए। अंडर विच एक्ट हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड अ लाइसेंस टू NARCL? और कौन से एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस प्रोवाइड किया था NARCL को? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सरफेसी एक्ट 2002, कंपनीज एक्ट 2013 या RBI एक्ट 1934। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरफेसी एक्ट 2002 के तहत इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस
प्रोवाइड किया था, ग्रांट किया था। देख सकते हैं आप इसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया था, जुलाई 2021 में किया गया था, जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल था 2750 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल था 1409.05 करोड़। कब लाइसेंस दिया गया इसको? आरबीआई के द्वारा 4 अक्टूबर 2021 अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002। नाउ what percentage of stake will public sector banks hold in NARCL? पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना परसेंट का स्टेक होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है, 51%, 49%, 74% या 26%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51% गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा। रेस्ट 49% किसके साथ होता है? अदर बैंक्स के साथ होता है, ठीक है, अदर एनबीएफसीज वगैरह के साथ होता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 51% शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ है, बाकी रेस्ट आपको अदर इन्वेस्टर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ है, अदर आपको बैंक्स के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड? IDRCL का प्राइमरी रोल क्या है? 4 ऑप्शन है। टू मैनेज अक्वायर्ड स्ट्रेस्ड असेट्स ऑफ NARCL, टू प्रोवाइड लोन्स टू बैंक, टू रेगुलेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और टू इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो देखिए NARCL जितने भी बैड लोन्स बाई करते हैं ना बैंक से, उसको प्रोफेशनली मैनेज करने का काम किसका होता है? IDRCL का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होता है कि स्ट्रेस असेट्स अक्वायर्ड जो भी किया जाता है NARCL के द्वारा, इसको प्रोफेशनली मैनेज करने का काम करता है ये। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? 3 सितंबर 2021। ऑथराइज्ड कैपिटल 50 करोड़ का था और पेड अप कैपिटल कितने का था? 20 करोड़ का था, ठीक है। चलिए, हु इज ऑरिजिनेटर इन द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस? थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, 4 ऑप्शन है। द पर्सन लिएबल टू पे द डेट, इसको तो हम क्या बोलते हैं? ऑब्लाइजर बोलते हैं ना, ऑब्लाइजर है ये। The company or the bank that transfer the assets to SPV, the trustee of the SPV, the investors who buys the security। तो originator वो होता है the company और the bank जो ट्रांसफ़र करती है assets को to the SPV। तो SPV को जो assets ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसको हम originator के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ होगा। चलिए आगे चले। What is the first stage in the securitization process? सेक्यूरिटाइजेशन प्रोसेस का पहला स्टेज बताना है आपको। 2 स्टेजेस में होते हैं, 4 ऑप्शन है। सेलिंग सिक्योरिटीज टू पब्लिक, पुलिंग और सेलिंग एसेट्स टू एन SPV फॉर कैश पेमेंट, कलेक्टिंग EMI फ्रॉम द कस्टमर, इशूइंग शेयर्स टू इन्वेस्टर्स। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है यहाँ पर? तो पहला स्टेज होता है यहाँ पर हमको पूलिंग करना है और सेल करना है एसेट्स टू एन SPV फॉर कैश पेमेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये पहला स्टेप होता है जिसमें आप पूलिंग करते हो, और दूसरे में यहाँ पर आप देखोगे जब SPV को क्रिएट आप करते हो ना, जब इनको ट्रांसफर करते हो अपने डिफरेंट एसेट्स को, तो उस एसेट्स को ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करके देन जो थर्ड पार्टी होता है ना उनको यहाँ पर सेल कर देते हैं। यानी कि रीपैकेजिंग एंड सेल होती है, जहाँ पर आप थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को आप जो भी आपके सिक्योरिटीज़ होते हैं उसको सेल कर देते हो और इमीडिएट आपको यहाँ पर कैश मिलता है, ठीक है। ये होता है ट्रांसफर टू SPV। नाउ विच बॉडी सजेस्टेड द आइडिया ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी? पारा के बारे में कौन से बॉडी ने सजेस्ट किया था? इसका आइडिया किसने दिया था? सेबी, RBI, इकोनॉमिक सर्वे 2017 या इंडियन बैंकर्स फोरम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको सजेस्ट किया गया था इकोनॉमिक सर्वे 2017 के द्वारा। इसमें आपको सजेस्ट किया गया था पारा के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया है एक्सप्लेनेशंस। जो आइडिया था पारा का सजेस्ट किया गया था इन द इकोनॉमी सर्वे 2017। इट एम एट resolving the large volume of stress assets in the Indian banking sector by creating centralized agencies to take over and manage the bad loans, particularly for the public sector banks, ठीक है। चलिए, who can hold security receipts issued by asset reconstructions company, जिसको ARC बोलते हो? कौन होल्ड करता है सिक्योरिटी रिसिप्ट को? रिटेल कस्टमर, ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक। तो इसमें जितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं ना, वही सिक्योरिटी रिसिप्ट को होल्ड करते हैं, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं ये कौन है, कोई भी बैंक हो सकती है, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है जो बाई करती है सिक्योरिटीज रिसिप्ट को। जितने भी पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको बाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चले आइए। सिक्योरिटाइजेशन अलाउ बैंक्स टू, 4 ऑप्शन है, इम्प्रूव लिक्विडिटी, रिड्यूस लेंडिंग कंसेंट्रेशंस, इंक्रीज एनपीए डायरेक्टली, डेवलप लॉन्ग टर्म डेट मार्केट। तो सिक्योरिटाइजेशन आपको क्या क्या अलाउ करता है? इम्प्रूव करने में हेल्प करता है लिक्विडिटी को, लेंडिंग कंसेंट्रेशंस को आपके रिड्यूस करता है और डेवलप करता है लॉन्ग टर्म डेट मार्केट को, इंक्रीज नहीं करता है एनपीए को। रिड्यूस करने के लिए एनपीए को हमने सिक्योरिटाइजेशन लाया है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने। What is the minimum retention requirement for the loans with the original maturity of more than 24 months? MRR पूछा है लोन का जिसकी ओरिजिनल मैच्योरिटी मोर देन 24 मंथ्स है। तो 5% है, 10% है, 2% है या 15% है। तो अगर ओरिजिनल मैच्योरिटी मोर देन 24 मंथ है तो 10% आपका MRR होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर लेस देन 24 मंथ होगा तो MRR 5% होगा और ग्रेटर देन 24 मंथ है या बुलेट रीपेमेंट हो रहा है तो MRR 10% होगा, जो भी आपका बुक वैल्यू होगा लोन अमाउंट का। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड टू बी पेड बिफोर सेक्यूरिटाइजेशन ऑफ अ लोन विद द टेन्योर ऑफ मोर देन 5 ईयर्स? आपसे मिनिमम नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट पूछा गया है जिसमें लोन का टेन्योर मोर देन 5 ईयर्स है, 3, 6, 12 या 24, और मंथली आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 इज द करेक्ट आंसर। तो 12 मिनिमम नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड होता है पे करने के लिए बिफोर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द लोन विद द टेन्योर ऑफ मोर देन 5 ईयर्स। और भी है इसमें, जैसे टेन्योर्स मैं दिखा देती हूँ। अगर अप टू 2 ईयर्स का है लोन की मैच्योरिटी तो यहाँ पर वीकली रीपेमेंट फ्रिक्वेंसी 12 होगी, मंथली यहाँ पर 3 होगी, क्वार्टरली यहाँ पर 2 होगी। अगर मोर देन 2 ईयर्स है एंड अप टू 5 ईयर्स है तो वीकली 18 आपका इंस्टॉलमेंट होगा, मंथली 6 होगा एंड क्वार्टरली 3 होगा। मोर देन 5 ईयर्स पूछा था तो आपका मंथली रीपेमेंट कितना है? 12 है, और यहीं पे क्वार्टरली पूछा होता तो 4 हो जाता। ये वाला डेटा आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली भी पूछा जा सकता है। तो अप टू 2 ईयर्स का कितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा वीकली वो पता होना चाहिए। मोर देन 2 ईयर्स और अप टू 5 ईयर्स तक आपसे मंथली पूछ सकता है मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। What is the maximum resolution period for the assets required by asset reconstructions companies including extension by board approval? 2 years, 5 years, 8 years and 10 years. यहाँ पर 8 years आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर रेजोल्यूशन पूछा गया है गाइस। तो पीरियड ऑफ द एसेट रिक्वायर्ड बाय एआरसी इंक्लूडिंग एक्सटेंशन बाय द बोर्ड अप्रूवल। तो बोर्ड अप्रूवल के एक्सटेंशंस के बाद का जो पूछा गया है ना मैक्सिमम रेजोल्यूशन, वो 8 साल होगा। अगर यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया होता है एक्सटेंशन बाय बोर्ड अप्रूवल तो इसका करेक्ट आंसर 5 ईयर्स होता। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनीज मस्ट रिजॉल्व और रिकवर द लोन विद इन 5 ईयर। लेकिन अगर बोर्ड एक्सटेंड करती है उनके टाइमलाइन को तो अप टू क्या हो जाता है? 8 ईयर्स। तो आपका क्वेश्चन यही पूछा था इंक्लूड करके एक्सटेंशन बाय बोर्ड अप्रूवल। ठीक है, तो 8 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बैड बैंक? बैड बैंक का प्राइमरी रोल क्या होता है? टू प्रोवाइड रिटेल लोन्स टू कस्टमर्स, टू बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स एंड रिकवर ड्यूज, टू रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर, टू मैनेज गवर्नमेंट फाइनेंसेस। करेक्ट आंसर क्या होगा? बैड बैंक को लाया गया है कि वो बाई करे जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड रिकवर करे उस ड्यूज को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है गाइस। ठीक है, ये क्या है? ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी है जो जितने भी एनपीए होते हैं उसको बाई करती है फ्रॉम द कमर्शियल बैंक डिस्काउंटेड प्राइस पे एंड अटेम्प्ट्स टू रिकवर द ड्यूज ओवर अ टाइम। चलिए, which institutions professionally manages stressed assets acquired by NARCL? RBI, IDRCL, सेबी या नीति आयोग? अच्छा, प्रोफेशनली कौन मैनेज करता है स्ट्रेस एसेट्स को जो कि NARCL के द्वारा अक्वायर्ड किया जाता है? ऑप्शन बी, IDRCL। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने ये ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है,
आज के लिए गाइज इतना ही है, इतने ही आपके टॉपिक्स थे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मुझे लगे, मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूल बी का भी एमसीक्यू आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं कल से, वो मॉड्यूल सी स्टार्ट होगा। मार्केटिंग चैप्टर 17 से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम एमसीक्यूज देखेंगे। ए और बी का पूरी तरीके से हमने एमसीक्यूज कवर कर लिया है। पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आपको आरबीडब्ल्यूएम की क्लासेस मुझसे करनी है तो एक मास्टरी बैच भी हम लेकर के आए हैं गाइज, जिसमें आप सिर्फ अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पढ़ना है तो आप उसके लिए भी इनरोल कर सकते हो। 30+ इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होंगे इसमें, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। मेरी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री है पीवाईक्यू, न्यूमेरिकल, केस स्टडीज़, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूँगी। तो जिनको भी बाई करना है डेफिनेटली आप इसको बाई कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा जया फाउंडेशन बैच 2.0 भी चल रहा है गाइज, इसको भी आप इनरोल कर सकते हो। आपके ये मेंटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा जैप सुपर प्लान है, 2 तरीके का प्लान है, 6 मंथ 12 मंथ। आपको जो भी आपके हिसाब से अच्छा लगता है आप उसको ले सकते हो। बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने 6 मंथ के लिए लिया है तो जितने भी ऑनगोइंग अपकमिंग कोर्सेज होंगे 6 मंथ तक, सबके आपको एक्सेस यहाँ पर मिल जाएंगे। सिमिलरली आपको 12 मंथ्स के लिए भी सेम ही प्लान है। आई होप आप लोगों को वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है गाइस। तो लग रहा है तो जल्दी जल्दी आपको सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है उन तक जिनके पास गाइडली का हमारा चैनल नहीं है जैप कैप का। इसके अलावा आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट में आप मुझे फीडबैक देंगे कि वेदर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, कैसा मेरा सेशन है, ईच एंड एवरीथिंग आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है। कल मैं 7 बजे लाइव आऊँगी, चैप्टर हम 17 को कवर करेंगे जो कि आपका मॉड्यूल सी, वहाँ से हम कल का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आप लोग आ जाइएगा और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, ठीक है गाइज। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।